Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, me Dr. Kashif, and today our lecture is lecture number 6, second year physics, applications of Gauss's law. Gauss's law की फर्स्ट एप्लीकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन जो है ना उसको डिटेल के साथ देखेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज मेजर करने के लिए हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि वो हमारे पास सरफेस ऐसी हो, एक तो वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, दूसरा शेप ऐसी होनी चाहिए कि जो सिमेट्रिकल हो, और तीसरी चीज़ ये कि उसकी जो मैथमेटिक्स है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ये रेड कलर के अंदर एक चीज़ अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं। इसको हम थोड़ा सा पहले समझते हैं। ये एग्ज़ाम के अंदर या कहीं भी क्वेश्चन के अंदर आपने नहीं बनानी। सपोज कर लें ये एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उस पर ये पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, और सपोज कर लें कि इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं। अब ये पॉइंट जो है इस शीट से काफ़ी दूर है, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो यहाँ से जनरेट होंगी, यहाँ हम एरो भी डाल सकते हैं, ये आउटवर्ड जा रही हैं, और जैसे जैसे इनका डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये कांस्टेंट रहने की बजाय यहाँ पे देखिए कर्व नज़र आ रही है आपको। इट मीन्स हम बेटर वे से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम ये जो पॉइंट P है वो इस इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज के करीब रखेंगे। जब हम करीब रखेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो एक कांस्टेंट होगी। दूसरा, अगर ये इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ये एक इसके दोनों एंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। जब इसको आप इसके करीब रखेंगे तो ये इसके जो दोनों एंड्स हैं वो अब आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। यही एक फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आपको इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज के तौर पे एक्ट करेगी। तो सपोज कर लें कि ये हमने उसी इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज का एक पोर्शन लिया हुआ है। अब इसके अंदर हमने जो गॉसियन सरफेस बनानी है, जो शेप हमने लेनी है वो ऐसे ही है जैसे आप ये सपोज कर लें कि आपके पास फाइनाइट पोर्शन है उस शीट का, और इस पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, और आपने एक सिलेंडर लेना है, सिलेंड्रिकल शेप लेनी है, और इसको इसके अंदर ऐसे रख देना है इस फॉर्मेट में। ये दोबारा देख लें, ये फाइनाइट पोर्शन है उस इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज का, और उसके अंदर आपने सिलेंडर नुमा गॉसियन सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस होगी, उसको ऐसे रख देना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन यहाँ पे आप इसको बेटर वे से देख सकते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% स्टूडेंट जब ये डायग्राम बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो आपने ये एक फाइनाइट पोर्शन लिया, इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपने यूनिफॉर्मली शो करनी है। पॉजिटिव चार्जेस हैं। दूसरा काम ये करना है कि आपने ये जो सरफेस ली है, ये सिलेंड्रिकल शेप ली है, इसकी 3 सरफेसेज हैं। ये मैंने यहाँ पे डार्क करके किया हुआ है क्योंकि ये जो सरफेस है ये ऐसी है, यहाँ पे ये क्लोज है, ये ओपन नहीं है। ये एक पाइप नुमा सिलेंडर है, तो इसका ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एंड क्लोज हैं। और सपोज कर लें कि हमने वो पॉइंट P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी थी वो यहाँ पे लिया है, तो यहीं से हम लाइंस खींच के ये सिलेंडर नुमा शेप बनाएंगे, और जितना डिस्टेंस हमने इधर रखा हुआ है उतना ही दूसरी साइड पे रखा हुआ है। और अगली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये दोनों, ये सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों क्लोज होनी चाहिए। अगर ये सरफेस है और ये क्लोज है, जैसे इसके ऊपर हमने कोई ढक्कन लगा दिया, इसको क्लोज कर दिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मली इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये नॉर्मल है इस सरफेस के। तो इस एरिया वेक्टर को आप A1 से शो करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे भी नजर आ रहा है, इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी, और इधर जो है पॉजिटिव चार्जेस अगर इस साइड पे हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और ये A2 एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस 2। और तीसरी जो है वो हमारे पास कर्व्ड सरफेस मौजूद है, इसका एरिया वेक्टर जो है वो आप
इधर भी बना सकते हैं और इस साइड पे भी बना सकते हैं। तो ये डायग्राम के अंदर आपने ये तमाम चीज़ें देखनी हैं और ये तमाम इसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी आपने उसके अंदर पुट करनी है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ देखते हैं। सपोज वी हैव अ प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो बात लिखी गई है उसको आप साथ साथ बनाते भी जाएं। आपने एक इनफाइनाइट शीट का फाइनाइट पोर्शन लिया और उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की वो क्या ले लिया आपने, यूनिफॉर्म ले ली। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट पॉइंट पी क्लोज टू दी शीट। ये देखिए यहाँ पे हमने ये पॉइंट पी क्लोज रखा है, यहाँ पे वो पॉइंट पी यहाँ पे है। जहाँ पे आप पॉइंट लेंगे वहीं से आप गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर जो है वो ड्रा कर लेंगे। Imagine a closed Gaussian surface in the form of a cylinder passing through the sheet whose one flat face contains point P. Point P यहाँ भी हो सकता है और इधर भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेंडर ही क्यों ले रहे हैं, जो Gaussian surface ले रहे हैं इमेजिनरी, ये किसी और शेप में भी हो सकती है। सपोज कर हम क्यूब बना लेते हैं, लेकिन उसमें हमारी कैलकुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमने ऐसी सिमेट्रिकल शेप लेनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप ली है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो हम टोटल फ्लक्स मेजर करेंगे। अब टोटल फ्लक्स मेजर करने के लिए हमारे पास 3 सर्फेसेज हैं जिनका हमने फ्लक्स मेजर करना है बाय यूजिंग एरिया वेक्टर एंड ई। अगर हम सरफेस 1 ले लें, ये वाली, इसमें आपको नजर आ रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। इसी तरीके से अगर आप सरफेस 2 ले लें S2, तो इसमें भी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। लेकिन अगर आप कर्व्ड सरफेस लेंगे तो इसमें एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। ये देखें टोटल फ्लक्स जो है वो इक्वल होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 और सरफेस S1 पहली सरफेस के लिए हमने यहाँ पे देखा था, ये दोबारा देखें, यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे याद रखना है आपने कि जब आपने इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म लिखना है तो ये E वेक्टर डॉट A वेक्टर काउंट होगा। जब ओपन करेंगे तो E की मैग्नीट्यूड, A की मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, हम डायग्राम में देख चुके हैं। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, EA, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसी तरीके से अगर आप सरफेस S2 की तरफ आ जाएं तो इसमें भी सेम रिजल्ट, इसी को आप रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखें आप E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो वही सेम रिजल्ट आ जाएगा और आपके पास एंड रिजल्ट क्या बनेगा, EA। और अगर आप थर्ड सरफेस की बात करें तो φ1 इक्वल्स टू E, यहाँ पे आप φ3 लिखेंगे, E डॉट A, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या बनेगा, EA cos 90 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये तीनों सरफेसेस जो हैं इनका आपने फ्लक्स मेजर किया है। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट का कितना आया है, E की मैग्नीट्यूड और A की मैग्नीट्यूड, EA सेकंड का E मल्टीप्लाइड बाय A, और थर्ड का क्या आया है, फ्लक्स 0। तो टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस का जो उसकी मदद से आपने 3 सरफेसेस ली वो कितनी आ रही है, 2EA। तो ये फ्लक्स हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की मदद से। दूसरा, आपने गॉसेस लॉ के अंदर जो टोटल फ्लक्स है उसका फार्मूला आपने ऑलरेडी किया हुआ है, विच इज इक्वल टू टोटल नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी टोटल फ्लक्स है और ये भी टोटल फ्लक्स है। इन दोनों को अगर इन इक्वेशंस को आप इक्वल करें तो 2EA इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E किस चीज की इक्वल आ जाएगा, Q ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि ये Q ओवर A चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया विच इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी ये डिपेंड करेगा कि ये डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है कि चार्जेस जो हैं वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वहां हम लेते हैं चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। और अगर हम आपके पास एरिया है, जैसे इस केस में है, आपके पास अगर एरिया है तो उसमें टोटल चार्ज कितना है और उस का टोटल एरिया कितना है, उसकी रेशियो ले लें तो आपको क्या मिलेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं तो यहाँ पे R यूनिट वेक्टर आएगा और यहाँ पे E
वेक्टर आप शो करेंगे। तो ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। एप्सिलॉन नॉट साथ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सारा काम, इसमें जो मीडियम है वो आप फ्री स्पेस यूज कर रहे हैं, मींस नो मीडियम। अब यहां पे आपने लास्ट में रिजल्ट लाजमी बताना है, ठीक है, और वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। इसका मतलब यह है कि आर यूनिट वेक्टर क्या आपको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस शीट जिस पे चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्जेस, उसमें अगर आप नॉर्मल ले लें तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल होगी उस एरिया के, वो जो शीट का एरिया उसे क्या होगी, नॉर्मल होगी। और अवे क्यों होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर यही क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं और पॉजिटिव चार्जेस की जगह नेगेटिव चार्जेस आ जाएं, तो फिर आप अवे की बजाय टुवर्ड्स दी शीट बताएंगे। तो ये लास्ट रिजल्ट था जिसको आपने लाजमी बताना है।